पिछले वीडियो में अपन ने चुनाव के बारे में जाना था। अपन ने ये जाना था कि एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए चुनाव कितने आवश्यक हैं और चुनाव क्यों जरूरी हैं। जब लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है तो हम सभी चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनकर अपनी बातें, अपना एक तरह से योगदान सरकार में देते हैं, शासन व्यवस्था में देते हैं। तो क्या क्या विधियां होती हैं चुनाव की। बचपन से हम सब ने देखा है कि एक दिन वोटिंग होती है, उस दिन सब लोग वोट डालने जाते हैं, फिर उसके बाद में मतगणना होती है, रिजल्ट आता है और सरकार बन जाती है। हमारे दिलो दिमाग में ये प्रक्रिया इतनी रच बस गई है कि हमें लगता है कि इसके सिवाय अन्य कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। कितना आसान सा तो काम है, बस वोट डालना, वोटों की गिनती होना और जिसके सबसे ज़्यादा वोट हैं उसका विजयी घोषित हो जाना। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। इसीलिए तो हमारे संविधान में जो वोट डालने की प्रक्रिया है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसका इतना विस्तृत रूप से और समावेश किया गया है। तो कौन कौन सी हैं चुनावों की विधियां जो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं? क्या इनसे अलग भी कोई विधि होती है चुनाव की? चुनाव की कई विधियां होती हैं। चलिए आज अपन जानते हैं चुनावों की विभिन्न विधियों के बारे में। सबसे पहली जो विधि है चुनाव की, जो हमारे देश में लोकसभा के चुनाव में और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में काम में ली जाती है, वो विधि है जो सबसे आगे वही जीते, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जिसको सर्वाधिक वोट विजय उसी की। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जितनी सीटें होती हैं, जैसे कि हमारी लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव होते हैं, हमारे राजस्थान की विधानसभा की बात करें तो 200 सीटों पर चुनाव होते हैं। तो जितनी सीटें होती हैं पूरे देश को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। यानी कि राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होने हैं तो पूरे राजस्थान को 200 विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और बाद में प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर आता है जो कि विधानसभा का सदस्य बनता है। यानी कि यहाँ पर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति का चुनाव होता है और जीतता कौन है? जीतता वो व्यक्ति है जो सर्वाधिक वोट प्राप्त करता है। मान लीजिए किसी कोई निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पर 5 आदमी खड़े हुए हैं, यानी कि 5 व्यक्ति हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन पांचों में जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो व्यक्ति चुनकर विधानसभा में आ जाएगा, यानी कि वो विधानसभा के सदस्य बन जाएंगे। सुनने में ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति चुने जाएंगे जिनको लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, यानी कि जिनको सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं वही व्यक्ति चुनकर आएंगे। क्या हमेशा ऐसा होता है? एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पर 100 मतदाता हैं, यानी कि 100 वोट हैं, 100 व्यक्ति हैं जो कि वोट डाल रहे हैं या जिन्होंने वोट डाले हैं, मतदान हो गया है, 100 वोट वहां पर पड़े हैं। और अपन बात करें तो वहां चुनाव में 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति, चलो अपन 4 व्यक्ति ले लेते हैं कि 4 व्यक्ति खड़े हुए थे चुनाव लड़ने के लिए। उन प्रत्येक व्यक्तियों में से अगर अपन वोट की बात करें तो मान लीजिए इनको 30 वोट मिले हैं, मान लीजिए इनको 20 वोट मिले हैं, मान लीजिए इनको 40 वोट मिले हैं और इनको 10 वोट मिले हैं। यानी कि ए को मिले हैं 30 वोट, बी को 20, सी को 40, डी को 10। तो अपन देखते हैं कि यहाँ विजयी कौन होगा। यहाँ जो सी हैं ये विजयी हो जाएंगे क्योंकि इनको सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए हैं, यानी कि ये अब इस क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य चुन लिए गए हैं। तो अपन ने ये देखा कि 100 में से 40 लोग थे जो कि सी को जिताना चाहते थे, यानी कि सी को अपने प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में भेजना चाहते थे। लेकिन दूसरा पहलू भी देखिए कि यहाँ पर 60 लोग ऐसे थे जो कि सी को विधानसभा में नहीं भेजना चाहते थे, वो किसी अन्य दूसरे व्यक्ति को विधानसभा में भेजना चाहते थे। यानी कि इस वाली विधि में, चुनाव की इस विधि में बहुमत को होना आवश्यक नहीं है। बहुमत का तात्पर्य क्या होता है? बहुमत का तात्पर्य होता है 50% से अधिक वोट। यहाँ इनके पास 50% से अधिक वोट नहीं है, लेकिन फिर भी ये विजयी हो गए। हालांकि इनके पास बहुमत नहीं है, लेकिन
फिर भी इनका चयन हुआ क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे बाकियों की तुलना में, और बाकियों को इनकी तुलना में कम वोट मिले थे। तो ये वाली विधि कहलाती है जो सबसे आगे वही जीते। इसी विधि के तहत अपने यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो फिर अपन नज़र डाल लेते हैं 1984 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर। 1984 के लोकसभा चुनाव क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने भी इन्हीं का ही उदाहरण लिया। तो एक बार रिजल्ट पर नजर डालें अपन। यहाँ वोट का प्रतिशत दिया हुआ है और जीती हुई सीटें दी हुई हैं। तो लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी थी उसको 48% मत प्राप्त हुए, यानी कि उसने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया था। यानी कि देश में जितने भी मतदाताओं ने वोट किए थे, मत दिए थे, उन कुल मतों का केवल 48% मिला था कांग्रेस को। लेकिन जो कुल सीटें थी उनमें से 415 सीटें, 543 में से 415 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी होकर आए थे, कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए थे। यानी कि कांग्रेस ने 80% के आसपास सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि प्राप्त मतों का प्रतिशत कितना था? केवल 48%। तो इस वाली विधि के अंदर क्या होता है कि जितना मतों का प्रतिशत प्राप्त होता है उस अनुपात में सीटें प्राप्त हो आवश्यक नहीं है। यहाँ पर प्राप्त सीटों का प्रतिशत कुछ और है, प्राप्त मतों का प्रतिशत कुछ और है, और दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर है। तो इस वाली विधि के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो वोट प्राप्त कर लेता है वो विजयी हो जाता है। इसलिए यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे थे जो कि बिना बहुमत के ही जीत के आए थे। यानी कि जो 50% वोट भी उन्होंने प्राप्त नहीं किए थे, लेकिन फिर भी उनके वोट बाकी अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा थे, इसलिए वो जीतकर लोकसभा में आए थे। अब अपन एक बार नज़र डाल लेते हैं लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम पर। 2019 में जो लोकसभा चुनाव अपने हुए थे उनका अगर अपन परिणाम देखें तो यहाँ जो भाजपा है उसको 37.43% वोट मिले, जबकि भाजपा को सीटें मिली थी 303, जो कि होती हैं कुल सीटों का लगभग 56%। यानी कि वोट हैं वो पूरे 40% भी नहीं मिले हैं, लेकिन सीटें 56% प्राप्त हो गई बीजेपी को। तो इससे क्या समझ में आया कि इस वाली विधि के अंदर जो सबसे आगे वही जीता। इस विधि के अंदर जितने प्रतिशत मत प्राप्त होते हैं और जितनी प्रतिशत सीटें प्राप्त होती हैं उनमें आपस में कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीतने वाले व्यक्ति के पास बहुमत हो आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि बाकी सभी अन्य जो उम्मीदवार खड़े हैं उसकी प्रतिस्पर्धा में उससे ज़्यादा वोट उसके पास होने चाहिए। तो देख लेते हैं कि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहा जाता है। इस वाली व्यवस्था को बहुलवादी व्यवस्था भी कहा जाता है और ये वाली विधि भारत में अपनाई जाती है। लोकसभाओं विधानसभाओं के चुनाव में ये यूके में भी अपनाई जाती है। अब देखते हैं चुनाव की एक और विधि के बारे में। इसको कहा जाता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इसके दो रूप हैं। पहले रूप के अंतर्गत क्या होता है कि पूरे ही देश को एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाता है। पहले वाली विधि की तरह है, इस विधि के अंतर्गत पूरे देश को अलग अलग क्षेत्रों में नहीं बांटा जाता है, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। फिर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 50 सीटें हैं, 50 सीटों पर अपन को अपने उम्मीदवार चाहिए, प्रत्याशी चाहिए। तो यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं, 1 2 3 4 5, जितने भी यहाँ पर जो दल हैं वो दल अपने अपने उम्मीदवारों की एक प्राथमिकता सूची जारी करते हैं। यानी कि प्रत्येक दल, मान लीजिए कि यहाँ पर 3 दल हैं, तो प्रत्येक दल 50-50 उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी करेगा, एक प्राथमिकता सूची जारी करेगा। ए भी अपने 50 आदमियों के नाम जोड़ेगा, बी भी जोड़ेगा, सी भी जोड़ेगा, लेकिन ये नाम प्राथमिकता के आधार पर होंगे। यानी कि अगर ए पार्टी को 1 सीट मिलती है तो जो पहले नंबर पर नाम है वो व्यक्ति चुना जाएगा।
अगर ए पार्टी को 5 सीटें मिलती हैं तो जो ऊपर से लेकर पहले 5 नंबर के व्यक्ति हैं वो चुने जाएंगे। अब वोटिंग होती है, मतदान होता है। यहाँ मतदान किस तरह से होता है? यहाँ किसी व्यक्ति को मत नहीं दिया जाता है, यहाँ पार्टी को मत दिया जाता है। यहाँ जो मतदाता है वो वोट देता है ए पार्टी को, बी पार्टी को या फिर सी पार्टी को। इन तीनों में से वो किसी एक पार्टी को वोट देता है। अब जब मतों की गणना होती है तो यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष के मतों की गणना नहीं होती है कि भाई इस व्यक्ति को इतने वोट मिले हैं, इस व्यक्ति को इतने वोट मिले हैं। यहाँ पर गणना होती है कि जो ए पार्टी है उसको मान लीजिए 50% वोट मिले हैं, बी पार्टी है उसको 30% वोट मिले हैं, सी पार्टी है उसको 20% वोट मिले हैं। यानी कि वोटों का प्रतिशत निकाल लिया जाता है कि कुल मतदान से कितने प्रतिशत वोट कौन सी पार्टी ने प्राप्त किए हैं। अब ए ने 50% वोट प्राप्त किए हैं तो अब ए को जितनी सीटें हैं उनका 50% निकालकर वो सीटों का कोटा दे दिया जाएगा। यानी कि ए को प्राप्त हुए थे 50% वोट, कुल सीटें थी 50, तो इसका 50% यानी कि 25 सीटें किसके खाते में आ जाएंगी? ए के खाते में आ जाएंगी। अब ए ने जो प्राथमिकता सूची चुनावों से पहले जारी की थी उसमें से सबसे ऊपर जो 25 व्यक्ति हैं वो ए की पार्टी के जीत जाएंगे, निर्वाचित हो जाएंगे, विजयी हो जाएंगे। और जो बाद में बी पार्टी है इसको 30% सीटें मिली हैं तो 50 का 30% निकाल कर उतने उम्मीदवार बी पार्टी से आ जाएंगे। सी को मिली हैं 20% सीटें तो फिर बाद में 50 का 20% निकाल कर उतने उम्मीदवार आ जाएंगे सी पार्टी के। और इस तरह से सारी की सारी सीटों पर चुनाव हो जाता है। देखते हैं एक बार इसके बारे में कि इस पार्टी में, इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। जैसे कि अभी अभी अपन ने जाना कि जितने प्रतिशत उसको वोट मिले हैं उतने ही प्रतिशत उसको सीटें मिलेंगी। प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी करती है। चुनावों से पहले ही हर पार्टी अपने उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर देती है। जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है, जैसे कि अभी अभी मैंने यहाँ समझाया कि इनको 25 सीटें मिली हैं तो उस लिस्ट में से, उस प्राथमिकता सूची में से प्राथमिकता के आधार पर उतने व्यक्तियों को चुन लिया जाएगा। इस प्रणाली में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और इसका उदाहरण है इजराइल। इजराइल में ये पद्धति अपनाई जाती है। अब है समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का दूसरा रूप। इसमें क्या किया जाता है? इसमें पहले रूप की तरह है पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र ना मानकर कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में पूरे देश का विभाजन किया जाता है। और ये निर्वाचन क्षेत्र हैं ये थोड़े बड़े होते हैं भौगोलिक रूप से, बजाय उसके जो सबसे पहले अपन ने विधि पढ़ी थी, जो जीता, जो सबसे आगे वही जीता। उस विधि की तुलना में इसके जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो बड़े होते हैं और बहुसदस्यीय होते हैं। यानी कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक 2, 3, 5, 8, 10 प्रतिनिधि जीतकर आते हैं। इसमें क्या किया जाता है? मान लीजिए कि पूरे देश को और 3-4 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया। अपन 4 लेके चल लेते हैं कि 4 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ए से 10 व्यक्तियों को इन्हें चुनना है, बी से 15 को चुनना है, सी से 20 को चुनना है, डी से 5 को चुनना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? जितने भी दल होंगे, राजनीतिक दल, वो एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10 व्यक्तियों की प्राथमिकता सूची जारी करेंगे, बी के लिए 15 व्यक्तियों की प्राथमिकता सूची जारी करेंगे, सी के लिए 20 व्यक्तियों की और डी के लिए 5 व्यक्तियों की। यानी कि सभी दल हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों की प्राथमिकता सूची जारी कर देंगे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से। अब एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर इस ए पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिले हैं, मान लीजिए 50% मिले हैं, तो फिर इन 10 सीटों का 50% यानी कि 5 सीटें इसके पास आ जाएंगी। तो इसने जो सूची जारी की थी उसमें जो प्राथमिकता में 5 व्यक्ति थे वो इस क्षेत्र से चुन लिए जाते हैं। इसी तरह अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी निकाल लिया जाता है कि कौन सी पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, उतनी सीटों का कोटा उसे दे दिया जाता है और फिर वो अपनी प्राथमिकता सूची में से उतने व्यक्तियों को निर्वाचित कर लेते हैं।
तो ये था अपना समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का दूसरा रूप। देखते हैं इसके बारे में। इसमें पूरे देश को बहुसदस्यीय यानी कि बहुत सारे सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, जो पहला रूप था उसमें तो केवल एक ही सूची जारी होती थी। यहाँ पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग अलग सूची जारी होगी। इस सूची में उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना है, और एक पार्टी को उस निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं, जैसे कि अभी अपन ने जाना कि जितने मत प्राप्त होते हैं उतनी ही प्रतिशत सीटें उस पार्टी को मिल जाती हैं, और फिर वो उन सीटों पर अपने प्राथमिकता के हिसाब से व्यक्तियों को चयनित कर लेते हैं। इसके उदाहरण हैं अर्जेंटीना और पुर्तगाल। अब कर लेते हैं अपन इन दोनों विधियों की तुलना। एक तुलनात्मक अध्ययन, दोनों पद्धतियों का, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इन दोनों पद्धतियों की, इन दोनों विधियों की अपन एक बार तुलना करते हैं। यहाँ देखिए, इसमें पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं। जैसे कि यहाँ भारत का उदाहरण अपन ने लिया था। अपन सभी देखते हैं कि आपका लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र आपको पता ही होगा। तो ये सब क्या है, लोकसभा क्षेत्र माने कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो आपके लोकसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर जाता है। जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आपके विधानसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति चुन के जाते हैं। यानी कि पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांटा जाता है। जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ बड़े भौगोलिक क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। यहाँ तक कि पूरे देश को ही एक निर्वाचन क्षेत्र भी मान लिया जाता है, जैसे कि इजराइल में माना जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से यहाँ केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जबकि यहाँ पर एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कई प्रतिनिधि यहाँ पर चुने जाते हैं। मतदाता यहाँ पर प्रत्याशी को वोट देता है, मतदाता यहाँ पर पार्टी को वोट देता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जो सर्वाधिक वोट वाली विधि है उसके अंतर्गत वोट दिया जाता है उम्मीदवार को, वोट दिया जाता है प्रतिनिधि को। वहाँ जो मतपत्र होता है या फिर जो ईवीएम मशीन भी होती है उसमें वो व्यक्ति होता है, और उस व्यक्ति का जो चुनाव चिन्ह होता है वो अंकित होता है। इसीलिए अपने यहाँ निर्दलीय भी खड़े होते हैं। व्यक्ति निर्दलीय यानी कि जिसका कोई दल ना हो, क्योंकि यहाँ पर वोट किसको मिलता है, व्यक्ति को मिलता है। जब भी कोई मतदाता वोट देने जाता है तो वो उस व्यक्ति का नाम लेता है कि मैं राम को वोट दे रहा हूँ, मैं घनश्याम को वोट दे रहा हूँ, मैं सीताराम को वोट दे रहा हूँ। हालांकि दलों को वोट देने का भी अपने पास विकल्प होता है। हम ये भी कई बार सुनने को मिला होगा कि भाई वोट तो मैं इसी पार्टी को दूंगा, चाहे उस पार्टी से कोई भी व्यक्ति खड़ा क्यों ना हो। यानी कि दोनों ही विकल्प होते हैं, लेकिन फिर भी सीधे तौर पर हम वोट उस व्यक्ति को देते हैं। लेकिन इस वाली पद्धति में पार्टी को वोट दिया जाता है, व्यक्ति को वोट नहीं दिया जाता। व्यक्तियों का चुनाव तो बाद में पार्टी करती है अपनी सूची में से। यहाँ देखिए, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। जैसा कि अपन ने एग्जाम्पल देखा था, 2019 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी अपन ने देखा था, 1984 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी अपन ने देखा था कि प्राप्त जो मत थे उनके प्रतिशत में और प्राप्त सीटें थी उनके प्रतिशत में कितना बड़ा अंतर था। तो यहाँ पर अंतर होता है, लेकिन इस वाली पद्धति में जितने प्राप्त मत होते हैं उसी अनुपात में सीटें होती हैं। यानी कि 50% मत होंगे तो सीटों का भी 50% हासिल होगा। 20% मत प्राप्त किए हैं तो सीटें भी 20% प्राप्त होंगी। विजयी उम्मीदवार जरूरी नहीं है कि उसको वोटों का बहुमत मिले। इसका भी एग्जाम्पल अपन ने देखा था कि जो उम्मीदवार विजयी होकर आया है उसको सबसे अधिक वोट तो मिले हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसे मतों का बहुमत मिला है, यानी कि उसको कुल मतों में से 50% से अधिक मत मिले हैं। जबकि यहाँ पर विजयी उम्मीदवार जो होता है उसको बहुमत प्राप्त होता है। बहुमत यानी कि 50% से अधिक मतों से वो जीत कर आता है। उदाहरण है, ये वाली पद्धति है यूके और भारत में, और ये वाली इजराइल और नीदरलैंड में। तो ये अपन ने पढ़ा चुनाव की विधियों के बारे में, और उनका अपन ने किया तुलनात्मक अध्ययन। कौन कौन सी विधि है? एक विधि जो सबसे आगे वही जीता, और दूसरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि। अगले वीडियो में अपन ये देखेंगे कि भारत में कौन सी विधि अपनाई जाती है और क्यों अपनाई जाती है। क्या कहीं पर भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति
भी अपनाई जाती है? अगर अपनाई जाती है तो किस तरह से, और अगर नहीं अपनाई जाती तो क्यों नहीं अपनाई जाती, ये अपन जानेंगे अगले वीडियो में। अभी अपन लेते हैं जो अपन ने पढ़ा उससे संबंधित कुछ सवाल। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में बहुमत प्राप्त उम्मीदवार ही विजयी होता है, कैसे, समझाइए। अभी अभी अपन ने जाना कि यहाँ पर जो बहुमत प्राप्त करता है वही उम्मीदवार विजयी होता है, ये अपन को बताना है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाता पार्टी को वोट देता है, ना कि उम्मीदवार को, ये भी अपन ने समझा है, ये भी आपको समझाना है। धन्यवाद।